नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। हम लोग देखें इस क्लास को हम लोग पिछले बल्कि चार क्लासेस में हमने इसके अध्ययन किए हैं। तो अब हमारा जो पांचवा क्लास है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो पिछले क्लास में हम लोगों ने संक्षेप में समझा था उसको हम लोग बृहद तरीके से आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को आगे देखते हैं। इसका पहला भाग हम लोगों ने देखा था, जो संक्षेप में देखा था, मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मेंटल हाइजीन एंड क्योर। मेंटल हाइजीन क्या है, मानसिक स्वच्छता क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मन को सही तरीके से सोचने चिंतन करने की क्षमता विकसित होना मानसिक स्वास्थ्य इसे हम बोलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्र हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दैनिक मनोविज्ञान से व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार से संबंधित समस्याओं को समझने, उनके कारणों का पता लगाने तथा उनका निराकरण करके व्यक्ति के वातावरण को अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है। कोई भी व्यक्ति जब उसके अनुकूलित वातावरण न हो, समस्याएं छोटी हो, चिंतन उसके संदर्भ में बड़ा हो, तो वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक समस्याएं बन जाती हैं। यह अधिकतम लोगों के साथ होता है। हमें जरूरी है कि जो इतनी बड़ी समस्या हो, हम उसके बारे में, समाधान के बारे में चिंता तो करें, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें कि यह जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है, इसके संदर्भ में हम उसके समाधान तक ही चिंतन करें। अनावश्यक उससे आने वाले या न आने वाले कारणों पे या उसके परिणाम पे विस्तृत चिंतन न करें, बल्कि चिंतन इतना ही करें कि इसका समाधान कितना आसानी से कैसे हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान के संदर्भ में कि हमारा जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में जो मनोविज्ञान है वो कैसे कार्य करे। असामान्य व्यवहार जो व्यक्ति कर रहा है उससे संबंधित समस्याओं को कैसे समझा जाए, उनके कारणों को कैसे पता लगाया जाए कि क्या कारण है, और उसके निराकरण, उसको क्योर, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, और उसे वातावरण के अनुकूल बनाने में कैसे सहायता मिलेगी, इसको देखते हैं हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान के संदर्भ में। मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह उत्तम बनाया जाए, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, बढ़िया रहे, उत्तम गुणवत्ता वाली हो, कैसे, इसके लिए विभिन्न उपायों, तकनीकों की खोज की जाती है और इनकी जानकारी व्यक्तियों को दी जाती है। क्या किया जाता है कि इसके संदर्भ में खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको टूल्स दिखाया था उसे टूल्स से, और इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, इसके क्या उपाय हैं, कौन तकनीकों का प्रयोग होगा, क्या वो तकनीकें हैं, इसकी जानकारी व्यक्ति को दी जाती है। जब हम लोग बात मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा की करते हैं, इसके बाद एक और आता है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं व्यवहारिक मनोविज्ञान का सामाजिक समस्याओं को सुलझाने तथा सही और स्वस्थ समाज के निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान है। कहां योगदान है इसका, व्यवहारिक मनोविज्ञान का योगदान है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने
सही और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में इसका योगदान है। समाज को समृद्ध बनाने और उसकी प्रगति बनाए रखने में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान उपयोगी सिद्ध हुआ है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधार पर हम एक सुदृढ़ समाज और उसी समाज में से हम व्यक्ति का निर्माण ठीक से कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर व्यवहारिक मनोविज्ञान का प्रयोग हम लोग सामाजिक समस्याओं के समाधान या उसके संदर्भ में नहीं करते हैं, तो समस्याएं बड़ी हो जाएगी और समाज कब असामाजिकता में परिवर्तित हो जाएगा, कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसका पता हम ठीक से नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन करें सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। समाज के अगर समस्याओं को हम लोग देखते हैं तो समाज के व्यक्तियों के समुचित अनुकूलन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, बैलेंस के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसकी समस्याओं को देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जाति, रंग, भेद, ऊंच नीच, कास्टिज्म, दहेज प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामाजिक समस्याएं हैं। उसमें भी लैंगिक विभिन्नता, जेंडर बायसनेस, लैंगिक पक्षपात, ये अपने आप में एक समस्या है। तो ये सामाजिक समस्या है और इसे दूर करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग करके इसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। सामाजिक सेवाओं, सामाजिक शिक्षा और समाज कल्याण में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। किन संदर्भ में? सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवा क्या है, सामाजिक शिक्षा, समाज को कैसा शिक्षा मिलना चाहिए, कैसा कार्य हो जो समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, इस संदर्भ में व्यवहारिक मनोविज्ञान कार्य करता है। मनोविज्ञान सर्वेक्षणों के आधार पर जनता की अभिरुचि का पता लगाता है, उसको समझकर उसके अनुकूल सुझाव देता है, सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है। पश्चिमी देशों में रंग भेद की समस्याएं एवं समाज में जातिवाद, जाति भेद की समस्याएं भी मनोवैज्ञानिक हैं। भारत में ही केवल ये समस्याएं नहीं है, भारत में समस्याएं थोड़ी ज्यादा गहरी हैं। इसका निराकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसके कारणों पे चर्चा धीमी गति से हो रही है, इसके समाधान पे कार्य प्रायोगिक तरीके से कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यह समस्याएं केवल भारत में हैं, ये भारत के अलावा भी वैश्विक स्तर पे समस्याएं हैं। अगर अमेरिका जैसे विकसित देशों की बात करें तो वहां पे भी श्वेत और श्वेत की बात आती है। बराक ओबामा काफी कठिन परिश्रम कर करके एक ब्लैक प्रेसिडेंट अमेरिका का बने थे, क्योंकि वो चेतना, उनकी विद्वता, उनकी निर्णय क्षमता लोगों को समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति शानदार है, अमेरिका को ठीक दिशा देगा। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा भी एक व्यवहारिक पक्ष है। इसका एक सामान्य परिभाषा है जो किसी का नहीं है। अध्ययन करने के बाद, शिक्षा शास्त्र को अध्ययन करने के बाद जब बहुत सारे तथ्यों पे अध्ययन किया गया तो समझ में आया कि इसकी एक सामान्य परिभाषा कही जा सकती है, एजुकेशन इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टुवर्ड पॉजिटिव। कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव व्यवहार का या मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। परिवर्तन तो है, शिक्षा परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो परिवर्तन जो होगा वो सकारात्मक परिवर्तन होगा उसके व्यवहार में। अगर नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम शिक्षा नहीं बोल सकेंगे, वो शिक्षा का भाग नहीं है। वो परिवर्तन का भाग हो सकता है लेकिन वो शिक्षा का भाग नहीं है। इसलिए शिक्षा में भी व्यवहारिक, शिक्षा अपने आप में व्यवहारिक पक्ष है, इसीलिए इसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन होना नितांत आवश्यक है।
वर्तमान काल में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांति कर दी है। इसके बारे में मैं कहा भी हूं कि हम लोग जब अध्ययन करेंगे आगे, तो हम लोग जब सभी सिद्धांतों पे, व्यवहारिक पक्षों पे, गेस्टाल्टवादी पक्षों पे जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को गहराई से। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग वहीं चलने वाले हैं, तो आगे से क्लासेस और रुचिकर होंगी। जैसे ही क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, व्यवहारिक मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग व्यवहारिक सिद्धांतों पे ही क्लास करने वाले हैं। लेकिन जो आपके सीटेट, नेट, जेट के लिए जो आवश्यक है, उन तथ्यों को जितना गहराई में मुझे जाना चाहिए उतनी गहराई में मैं ले जाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आप भी प्रयास करें कि उतनी गहराई के साथ अध्ययन करें और सब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन करें, ऑब्जेक्टिव तरीके से सिर्फ प्रश्न उत्तर पे ध्यान दें। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया है अभी के संदर्भ में। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा का एक अहम भाग है। जब से हम लोग एजुकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तब से लोग शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर ही रहे हैं। हाँ, ठीक था, पहले शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग सेपरेट विषय हुआ करता था अपने आप में। अब इसके जब 2 साल का बीएड हुआ तो इसमें कई भाग हो गए। इसमें हम लोग पढ़ते हैं चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, इन विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कई भाग हैं। शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं एवं प्रत्यक्षीकरण, शिक्षा के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल, प्रत्यक्षीकरण क्या है, स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है, चिंतन क्या है, तर्क है, अनेक मानसिक प्रक्रियाओं पर शोध एवं मनोवैज्ञानिक नियमों की खोज की जा रही है निरंतर। बालकों की रुचि, उसकी योग्यता, उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न शोध कार्य किए जा रहे हैं। अभी रिसर्च बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पे, भारत में भी किए जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा देने के उत्तम उपाय खोजे जा रहे हैं कि कैसे शिक्षा दिया जाए जब बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण कर सकें। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो, शिक्षक कैसे पढ़ाए, विद्यार्थी कैसे पढ़े, शिक्षक विद्यार्थियों के साथ ज्ञान को कैसे परोसे और छात्र उसे कैसे ठीक से ग्रहण कर ले। यह है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अपने आप में बहुत गहराई है इसमें। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस संदर्भ में बहुत शोध हो रहे हैं और यह जरूरी भी है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा देने को उत्तम उपाय खोजे जा रहे हैं। शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने एवं व्यवहार कुशल बनाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की अहम भूमिका रही है। शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षक कैसे प्रशिक्षु, एक्शन रिसर्च कैसे करें, केस स्टडी कैसे बनावे, बालकों को मनोविज्ञान को कैसे समझे, उनकी रुचि अभिप्रेरण को कैसे समझे, पाठ योजना कैसे तैयार किए जाए, पाठ योजना को डिलीवर कैसे किए जाए, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न कैसे तैयार किए जाए, ये सभी चीजों पे शोध किए जा रहे हैं और शिक्षक प्रशिक्षण में इसकी भूमिका को बढ़ाए जा रहे हैं। बालकों में अनुशासन किस तरह उत्पन्न किया जाए, क्या डरा करके किया जाए, दंडित करके किया जाए या स्व अनुशासन उनमें लाया जाए, इन सभी चीजों पर अध्ययन किए जा रहे हैं। स्वस्थ आदतों का विकास उनमें कैसे हो, स्वच्छ आदत उनमें कैसे हो, उनमें स्वच्छता कैसे हो, हेल्थ एंड हाइजीन हो कैसे रहे, उनकी विभिन्न योग्यताओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे, विकास किस तरह किया जाए, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों की अभिरुचि तथा मानसिक परीक्षा करके उसके अध्ययन के विषयों को सुनिश्चित करने में सहायता देते हैं। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, लर्निंग एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट,
मेंटल हेल्थ टेस्ट, जैसे मैंने आपको टूल से भी दिखाया, पिछले क्लास में मैंने दिखाया था। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि अभिरुचि को जानना, मानसिक परीक्षण को जानना, इन विषयों को सुनिश्चित करने में भी, शिक्षा के संदर्भ में इसे सुनिश्चित करने में व्यवहारिक मनोविज्ञान की आवश्यकता है। इसके बाद है निर्देशन तथा परामर्श एवं निर्देशन। परामर्श निर्देशन सुनने में बड़ा हल्का सा, बड़ा आसान सा शब्द प्रतीत होता है। लगता है कि हाँ, परामर्श आसान है, निर्देशन आसान है। हम ये भी समझ पाते हैं कि आप कोई भी समस्या आपके पास हो, आप अपने मित्र के साथ किसी व्यक्ति के पास उस समस्या को सिर्फ जिक्र कीजिए, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता हो, फिर भी वो आपको परामर्श देगा, आपको निर्देशित करेगा। क्यों? सामान्य बातें हैं, उसके पास समझ में आता है कि हाँ, इसने मुझे पूछ दिया, कह दिया, इसे मुझे कुछ तो बताना चाहिए, और वो आपको बता देता है। आप उसकी सलाह को मान भी लेते हैं, एक रिस्क लेते हैं, उसके परिणाम जो कुछ भी हो जाए। यहां पे जरूरी होता है कि निर्देशन एवं परामर्श अपने आप में एक गंभीर विषय है, एक विशेषज्ञता है, और कोई भी व्यक्ति निर्देशन एवं परामर्श या परामर्श एवं निर्देशन नहीं कर सकता। इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, इसके लिए आपकी गंभीर विस्तृत जानकारी की, आपके जानकारी ज्ञान की गहराई की आवश्यकता होगी। तो आप किसी के समस्याओं के संदर्भ में, किसी के विषय के संदर्भ में उसे परामर्श दे सकते हैं, उसे आप निर्देशित कर सकते हैं। व्यक्ति हमेशा से किसी न किसी समस्या से, चैलेंज से घिरा रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संघर्षशील नहीं है। संघर्ष सभी करते हैं, बशर्ते बात यह है कि वो संघर्ष कितना शानदार है और उसके परिणाम कितने समय बाद आ रहे हैं, और जो परिणाम को देख रहे हैं उन्होंने उसको संघर्ष को नहीं देखा। तो जब समस्याएं होंगी, संघर्ष होंगे, तो उसके लिए विशेषज्ञ व्यक्ति भी होंगे जो उन संघर्षों के बारे में विस्तृत रूप से जानते होंगे, उन समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानते होंगे, और वो व्यक्ति आपको गाइड करने का, निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं, आपको सुझाव देने की क्षमता, आपको काउंसलिंग करने, परामर्श देने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है आज के संदर्भ में। पढ़े लिखे लोगों में भी बेरोजगारी फैली हुई है, व्यवसाय का सही चयन नहीं हो पा रहा है। देखा जा रहा है किस व्यवसाय में ज्यादा पैसा आएगा, जल्दी पैसा आएगा, लोग उस व्यवसाय का रिस्क ले रहे हैं, जबकि उस व्यवसाय की प्रति उसकी रुचि ही नहीं है। फिर भी तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको जो है चयन करने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी की अपेक्षा नौकरियां बहुत कम है। रोजगार, जितनी बेरोजगारी है उससे बहुत कम नौकरियां हैं, जिससे बेरोजगारों में संघर्ष व तनाव व्याप्त है। पढ़े लिखे लोग भी व्यवसायों में जाना नहीं चाहते और नौकरियों के पीछे भागते हैं। इनमें से अधिकतर लोग यह भी समझ नहीं पाते कि वे कौन सा नौकरी या कार्य कर सकते हैं, उनमें कौन से कार्य करने की क्षमता है। ऐसे लोग ऐसे व्यवसाय चुन लेते हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं होते, और कालांतर में यानी कि बाद में वे असफल हो जाते हैं। अतः विकासशील देशों में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से परामर्शदाता एवं मनोवैज्ञानिक लोगों को उनका व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है।
इसकी शुरुआत रोजगार के संदर्भ में भी है और इसका प्रारंभ शिक्षा के संदर्भ में भी हो चुका है। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक सेवाएं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और रोजगार कार्यालयों में भी मनोवैज्ञानिकों की सहायता से दी जाती हैं। मैं आप लोगों को एक अलग से सूचना दे दूं, यदि आपके कुछ घर में, परिवार में, रिलेशन में, समाज में या आपके मित्र या कोई जो शिक्षा परामर्श नहीं लिए हैं और एजुकेशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, खास करके 10th 12th के बच्चे जो 10th के बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या करने हैं, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे लगता है कि वो 20-25 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में उनको जानकारी होती है, हम ये कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा वो नहीं जानते कि ये भी पढ़ाई है और कम पैसे में कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे नौकरी लिया जा सकता है और अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, रुचि काम करने के इंटरेस्ट काफी उसमें होंगे, आपके पास टाइमिंग भी अपने लिए बचेंगे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसके लिए नेसा फाउंडेशन जो ये कोचिंग चलवा रही है, नेसा फाउंडेशन ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग की योजना बनाई है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग विशेषज्ञों के माध्यम से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की काउंसलिंग की जाएगी और दोनों को सजेस्ट किए जाएंगे कि उनके अनुसार उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी और बच्चा खुद से समझ पाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में हमारी विशेषज्ञता है, मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं, अगर मुझे ये बनना है, ये करना है तो मुझे क्या करने होंगे। तो निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था 10th के रिजल्ट आने वाले हैं, 12th के भी रिजल्ट आने वाले हैं, इसके साथ ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाएगी। वो जल्द ही सूचना आप लोगों को कस्तूरियन एकेडमी के माध्यम से, कस्तूरियन एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप, कस्तूरियन एकेडमी फेसबुक पेज, सभी के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे, भरने होंगे। एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म भी दिया जाएगा जो प्रिंट कर सकते हैं उसे आप, जहां वैसे बच्चे जो ऑनलाइन नहीं फॉर्म भर सकते हैं वे लोग प्रिंट पे भी फॉर्म भर करके आपके माध्यम से या डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग नेसा फाउंडेशन भी कराने जा रही है। मैंने इसकी सूचना आपको दी, इसका ध्यान रखेंगे ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं सोच पाए हैं, उनको भी एक रास्ता मिले। नेसा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है कि जल्द से जल्द नेसा फाउंडेशन इस कार्य को करेगा और खास करके उस क्षेत्रों के लिए करेगा जिस क्षेत्र में बच्चे नहीं के बराबर जानते हैं कि हायर एजुकेशन और फिर प्लेसमेंट, नौकरी किन किन क्षेत्रों में आते हैं। चलिए आज की क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अगले संदर्भ में। उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र से हम लोग इसको समझने, देखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।